नमस्कार दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि अब मोल कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाई जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गूगल क्लासरूम पर अपलोडेड हैं, उनका लिंक मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। वही प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा और ये जारी रहेगा। आप लोग एक एक दो प्रॉब्लम करिए और उसके बाद जो है आप जब करीब 60-70 प्रॉब्लम कर लेंगे मेरे साथ, उसके बाद आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन, और सीक्वेंस में वही सीक्वेंस है, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं, सीक्वेंस सेम है। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं जिससे दिक्कत ही ना हो। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 7 ग्राम पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट सीट में यही मिलेगा। अब आपको इसमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, ग्राम पर लीटर गिवन है, तो नॉर्मलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, आपको इक्विवेलेंट मास जानना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट चाहिए। बिना इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट के नॉर्मलिटी की कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल बात है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, H2SO4 का पहले इक्विवेलेंट मास डिसाइड करो। H2SO4 2H+ देता है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। 2H+ देता है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। और आप इस बात को अभी दिमाग में भर के चलो। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जितने H आयंस हैं सबको ही आप रिएक्टिव मानोगे, सभी काम कर रहे हैं ऐसा मानोगे, सभी H आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसा आप मानोगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 यहां पर आ रहा है मोलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन इसके नंबर, इसे ही आप बेसिसिटी कहते हो, तो ये 2 हो जाएगा। ये 98/2, यहां पर ये 49 हो जाएगा। मैं फिर दोबारा से कह दूं, तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जितने भी H+ हैं वो सभी आयनाइजेबल मानोगे, सभी को एक्टिव मानोगे। ये सभी आयनाइजेबल हैं, सभी आयनाइज होंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो। चलिए अब इसके बाद नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी। नॉर्मलिटी निकलेगी ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट और या फिर इक्विवेलेंट मास। ग्राम पर लीटर कितना गिवन है, 7 गिवन है। इक्विवेलेंट मास कितना है, 49 है। ये आपके पास 1/7 हो गई। आप इसे कह सकते हैं, अच्छा इसका जो यूनिट है नॉर्मलिटी की, यूनिट क्या होगी, यूनिट आप इसे n लिख दो, ऐसा लिख दो, यही सिंपल सा आंसर आ जाएगा जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यही छोटा सा आंसर आएगा जहां कोई परेशानी नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जितने H हैं एसिड के सभी आयनाइजेबल होंगे, जितने H हैं सभी आयनाइजेबल होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 ग्राम पर 500 ml। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 5 ग्राम पर 500 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ये ऐसा कुछ है, इसकी आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, ये गिवन है। जैसा कि एसिड में था कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जितने H हैं वो सभी आयनाइजेबल हैं, आपने ऐसा सोचा, तो यहां पर भी जितने OH हैं सभी आयनाइजेबल हैं। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो एसिड के सारे H आयनाइजेबल हैं सारे, और बेस के सारे OH आयनाइजेबल हैं। तो ठीक है भाई, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, इसे आप लोगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 होगा। तो मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये आपका 40 आएगा। अब नॉर्मलिटी क्या है भाई? नॉर्मलिटी होती है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आएगा? अगर मिलीलीटर में लोगे तो मल्टीप्लाई 1000 की करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मास कितना है? ये 5 ग्राम मास है, इनटू 1000। इक्विवेलेंट मास कितना है? अभी आपने 40 कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम कितना है? ये आपके पास वॉल्यूम है। कैंसिल करते चलो भाई, कैंसिल करते चलो, कैंसिल करते चलो। ये आपके पास 1/4, नॉर्मलिटी के लिए यूनिट लिख देंगे N। N का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसे N लिख देते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ N/8 KOH इन ग्राम पर लीटर? अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ N/8 KOH इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ निकालनी है। नॉर्मलिटी गिवन है, ग्राम पर लीटर कैलकुलेट करना है। नॉर्मलिटी गिवन है, ग्राम पर लीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां भी आपको सबसे पहले तो कुछ भी हो, नॉर्मलिटी ट्रीट करने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास की जरूरत जरूर पड़ेगी। इक्विवेलेंट मास के बिना नॉर्मलिटी आप ट्रीट नहीं कर सकते। कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है ना? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH ये आपका 56 डिवाइडेड बाई 1, ये 56 आएगा। 56 39 प्लस 17, ऐसा 56 ही आता है। कहो मैं दोबारा से ऐड करके दिखाऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपको ग्राम पर लीटर निकालना है, तो ग्राम पर लीटर ये इज इक्वल टू होगा नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ऐसा कुछ आएगा। नॉर्मलिटी कितनी है भाई? नॉर्मलिटी है 1/8। कितना है भाई? ये है 56, तो ये 8 7 जा आएगा, तो ये 7 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। 7 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ऐसा कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। कहीं से कहीं तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ Na2CO3 इन 1000 ml N/10 सॉल्यूशन? आपको 1000 ml N/10 सॉल्यूशन गिवन है, और उस 1000 ml N/10 सॉल्यूशन में आपको Na2CO3 का मास निकालना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। व्हाट इज मास ऑफ Na2CO3 in 1000 ml
n/10 सॉल्यूशन, 1000 ml n/10 सॉल्यूशन है, इसमें आपको मास, ये देखो नॉर्मलिटी है तो इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी। Na2CO3 क्या बनाएगा, 2Na+, भैया इसकी वैलेंसी 2 हो गई ना, CO3 - 2 इसकी वैलेंसी 2 हो गई। चाहे आप कैटायन की वैलेंसी इस्तेमाल करो चाहे एनायन की वैलेंसी इस्तेमाल करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 ये आपका हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिखता हूं, मोलर मास ऑफ Na2CO3, यहां पर 1 क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 1 जा 2, इसकी भी 2 है, चाहे कैटायन की आप यूज करो चाहे एनायन की यूज करो, तो यहां पर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जबकि यहां पर 1 आया था। भाई कैटायन की वैलेंसी 1, एनायन की वैलेंसी 1 आया था। 106/2 ये 53 आएगी। अब सीधा सीधा फॉर्मूला नॉर्मलिटी का लगाना है, ये मास ऑफ सोल्यूट, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आएगा। तो नॉर्मलिटी वैल्यू 1/10 है, मास ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ Na2CO3 इन ग्राम, इक्विवेलेंट मास अभी आपने कैलकुलेट किया 53, और कितने लीटर है भाई, ये 1000 ml को 1 लीटर कह दो ना, क्या परेशानी है, 1000 ml को 1 लीटर कह दो, तो यहां पर 1 आ गया। इस तरीके से मास ऑफ Na2CO3 ये 5.3 ग्राम आ गया, यानी कि 1000 ml का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर में कितना Na2CO3 रहेगा अगर नॉर्मलिटी n/10 का मतलब 1/10 है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप असाइनमेंट में देखो, सीट में देखो, तो 2 पार्ट में है। तो हम ए पर चलते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ Na2CO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ n/10 Na2CO3 सॉल्यूशन, कितने ग्राम की जरूरत है। मैं यहीं पर कर देता हूं हाउ मेनी ग्राम्स, यहीं पर चेंज कर देता हूं, यहीं पर चेंज कर दूंगा हाउ मेनी ग्राम्स, आपको फिर पता चलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस आराम से होते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 are required to prepare, अगला क्वेश्चन है are required to prepare 250 ml of n/10 Na2CO3 सॉल्यूशन। तो बच्चों जहां पर भी नॉर्मलिटी है वहां तो आपको इक्विवेलेंट वेट तो करना ही पड़ेगा, उसको तो आप भूल जाओ। अब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, इक्विवेलेंट मास, अगर आप यहां पर मिलीलीटर लेते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम मिलीलीटर ले रहे हैं, 250 ml है, हम मिलीलीटर ले रहे हैं, ले लो भाई, कोई किसी ने मना नहीं किया है। तो यहां पर 1000 की मल्टीप्लाई, यहां ये 250 हो गया। अब जरा देखो नॉर्मलिटी तो यहां पर भी 1/10, नॉर्मलिटी यहां पर भी उतनी ही है। तो चलिए कर लेते हैं, ये 4 टाइम्स जाएगा और मास ऑफ Na2CO3 ये आपका 5.3 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम आ जाएगा। यानी कि अगर आप 250 ml n/10 Na2CO3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको इतने ग्राम 5.3/4 ग्राम Na2CO3 को लेना पड़ेगा। अब इसका बी पार्ट भी है,
हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml। इसका अगला पार्ट भी है, यहां पर क्या चेंज किया है बंदे ने, 500 ml किया है। कितना किया है भाई, 500 ml किया है। और क्या किया है, N/10 NaOH, यहां पर सोल्यूट चेंज कर दिया है, N/10 NaOH। हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, अब देखो यहां पर NaOH हो गया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ N/10 NaOH सोल्यूशन। तो देखो सोल्यूट चेंज हो गया है, वो क्या हो गया है, अब सोल्यूट NaOH हो गया है। तो अब यहां पर चेंज कर लो भाई, यहां पर NaOH, यहां पर Na है, यहां पर OH है। अब जरा देखिए, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, अरे भाई देखो ना, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 की जगह पर NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH, और अब यहां पर डिवाइड होगा 1 से, और मोलर मास होता है 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 1, ये 40 आ जाएगा। आगे आप देखो भाई 500 ml है तो ml वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जब ml वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो देखो कैसे क्वेश्चन होगा, यहां पर 1/10, अब मास ऑफ ये लगाना पड़ेगा NaOH इन ग्राम इंटू 1000, इक्विवेलेंट मास कितना है, इक्विवेलेंट मास अभी आपने निकाला है 40, वॉल्यूम कितना है 500 ml, यहां से 2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ NaOH कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 2 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब आपको थोड़ा सा लग गया होगा कि कुछ चीजें हैं कंट्रोल में जहां कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 250 ml ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 0.1 N सोल्यूशन। चेंज कर दिया है, यहां पर ऑक्सैलिक एसिड कर दिया है, यहां पर ऑक्सैलिक एसिड कर दिया है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या है आगे 250, यहां पर फिर 250 कर दिया है, 250 ml, और वो उतना ही N/10 NaOH सॉल्यूशन। एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 63 है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन पर नहीं जाना है आपको। अब बच्चों देखो, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड जब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, सॉलिड, जब सॉलिड की फॉर्म में होता है ऑक्सैलिक एसिड, तो वो H2O4.2H2 होता है। ये आपके पास क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है। इसको आप समझ करके चलो, जब सॉलिड की फॉर्म में होगा तो किस तरीके से यूज होगा, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। ये क्रिस्टल्स उसके ऐसे होते हैं, इसको पानी वगैरह में डाला और 250 ml क्या बना लिया, N/10 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बना लिया, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बना लिया। यहां पर NaOH नहीं है, वो तो पुराना क्वेश्चन था, उसे मैंने लिखा रहने दिया। यहां पर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है। तो बच्चों अब आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। किसका इक्विवेलेंट वेट भाई, ऑक्सैलिक एसिड का। तो ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकले तो निकले कैसे, ये जो 2H2O है इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि अगर आप H2C2O4.2H2O को पानी में डालोगे
तो पानी में डालोगे 2H2 कहां गया कुछ नहीं पता चलेगा। ये आपके पास 2H प्लस और C2O4 -2 इसी तरह से आएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन कहां गए कुछ नहीं पता है। तो इसका मोलर मास भाई मास में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वॉल्यूम में ही तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, रिएक्शन में ही तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका आएगा 126। ऐड वेड करके देखना इतना ही आएगा। यहां देखो H कितने हैं जो काम कर रहे हैं, जो आयनाइजेबल H हैं वो कितने हैं 2 हैं। इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो चाहे कैटायन की वैलेंसी लो चाहे एनायन की वैलेंसी लो, आयनाइजेबल। और अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं गिवन है तो जितने भी H हैं वो सारे आयनाइजेबल होंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इट मींस H2C2O4 डॉट 2H2O, ये मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ये इस तरीके से 63 आएगा। याद रखो इसका कंट्रीब्यूशन मोलर मास में होगा लेकिन रिएक्शन फैक्टर में नहीं होगा। अब नॉर्मलिटी का सीधा सच्चा फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। किसमें भाई, अगर वॉल्यूम ml में लोगे तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नॉर्मलिटी शायद इतनी ही गिवन है, n/10 ही गिवन है नॉर्मलिटी। हाँ जी n/10 ही गिवन है। तो नॉर्मलिटी तो n/10 यानी 1/10 हो गया। निकालना क्या है, वेट निकालना है। तो वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड जिसे डालेंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 63, वॉल्यूम कितना है 250 है भाई, और यहां पर 1000 तो है ही, इससे कैंसिल कर दो 4 आ जाएगा। तो वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम। इतने ग्राम आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना पड़ेगा, इतने ग्राम आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना पड़ेगा, जिससे आप 250 ml n/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकें। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ मच ऑक्जेलिक एसिड विल वे। देखो कितने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड आप तौलेंगे, वे का मतलब तौलना। टू प्रिपेयर 250 ml n/25 सॉल्यूशन। अब ये n/25 बना रहा है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ KOH which will neutralize by this solution 250 ml n/25 solution। तो पहले तो आप इसी को देख लो 250 ml n/25, यहां पर चेंज कर दिए थोड़ा सा n/25। ये पहले तो कितना तौलेंगे कितना लेंगे उसे ही देख लेते हैं। H2C2O4 डॉट 2H2O, ये H2C2O4 डॉट 2H2O, पैसा इसे आप पानी में डालते हो, यही तो है ना, इसी को तो कहते हैं क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। और किसे कहते हैं भाई, इसी को क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, किसी और को नहीं कहते हैं। इसे पानी में डालेंगे, ये प्रोड्यूस करेगा 2H और C2O4। ये वाटर मॉलिक्यूल कहां गए, सब पानी पुनी मिल गए, कहीं कुछ नहीं पता है इनका, इन्हें छोड़ दो आप। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4, या फिर सीधा लिख दो भाई ऑक्जेलिक एसिड, या फिर अगर नहीं मन भरता है लिख दो H2C2O4 डॉट 2H2O, मोलर मास 126/263 बताया था भाई। अब कितने ग्राम तौलेंगे, कितने ग्राम लेंगे, तो फॉर्मूला वही है, नॉर्मलिटी वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर।
नॉर्मलिटी कितनी है, अब चेंज कर दी है इसने 1/25। वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट मास 63 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और वॉल्यूम इसका 250 ही है। ये यहां से कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जिसे आप लेंगे वो आपका आता है कितना, 63/100। इसका मतलब 0.63 ग्राम ये तौलेंगे। इतना ऑक्जेलिक एसिड आप लेंगे क्या करने के लिए, 250 ml N/25 सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना ऑक्जेलिक एसिड आपको तौलना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन का एक पार्ट और है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ KOH विच विल न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस सॉल्यूशन। KOH का कितना वेट इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। KOH का कितना वेट, KOH का कितना मास इस पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। अरे भाई साहब, ऑक्जेलिक एसिड रिएक्शन कर रहा है किससे, KOH से रिएक्शन कर रहा है। ऑक्जेलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद KOH। भाई साहब देखो, आपको किसी इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक एसिड रिएक्शन कर रहा है इस KOH से, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कितना ग्राम था, इतने ग्राम था, इसका मास निकालना है। तो क्यों परेशान होते हो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाओ। मैं आपको 50 बार पढ़ा चुका हूं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाइए। जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं, तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, तो EQ का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये इक्वल टू आएगा EQ ऑफ KOH। EQ ऑफ KOH ये इसके इक्वल आएगा। तो EQ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अरे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लगाओ ना यार। अरे यार इसमें कितना था ऑक्जेलिक एसिड, 0.63 तो था, वही तो रिएक्शन करेगा। पानी रिएक्शन नहीं करता, जो सोल्यूट है वही रिएक्शन करेगा। सोल्यूट कितने ग्राम है, 0.63, तो इसका मास 0.63, इक्विवेलेंट मास 63, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ KOH इन ग्राम, इक्विवेलेंट मास 56 बताया तो मैंने आपको, तो मास ऑफ KOH 0.56 आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये LOCE क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है। मैं कुछ भी लिखने नहीं जा रहा हूं आलतू फालतू चीज। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब है जो भी चीजें आपस में रिएक्शन करेंगी उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। याद कर लो, बहुत क्लियर कट बात है कि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से नोट करो, छोटी छोटी बातों को नोट करते हुए चलो, क्योंकि अब पढ़ा दिया है, ठीक है पढ़ा तो दिया, लेकिन आप लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, EQ का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको शॉर्ट कर लिखते हैं EQ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये आपके पास क्या होगा, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास, अब आप कहो कि सर ये LOCE भी बता दो। चलिए LOCE का मतलब है लॉ ऑफ
केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये क्या कहता है, जितने भी सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं सभी के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। A प्लस बी, सी प्लस डी, तो कुछ भी नहीं है भाई, EQ ऑफ A इज इक्वल टू EQ ऑफ B इज इक्वल टू EQ ऑफ C इज इक्वल टू EQ ऑफ D। और EQ मैंने बता दिया, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।